नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं आसान सा टॉपिक एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का। ये छठा टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। समझेंगे वनस्पति को और वन्य जीवन को भी समझेंगे और बारीकी समझेंगे क्लास 7 के स्टैंडर्ड से। एनसीईआरटी जरूरी है और सभी एग्जाम में जरूरी है, इसलिए एनसीईआरटी से जुड़िए और दोस्त को भी जोड़िए। चलिए, क्या है, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। गर्मी के दिन में सलीमा के यहाँ शिविर लगा होगा, उससे उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। ग्रीष्म शिविर जो हुआ था तो वो कहाँ पे चली गई थी भाई? हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। मनाली, उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। ये समझ रहे हैं हम जो बार बार हमेशा क्लास में बोलते हैं, जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में गिरावट आएगा और प्राकृतिक वनस्पतियां भी चेंज होती है, तापमान के चलते चेंज होगी ना। पहले सदाबहार बन पाया जाएगा, उसके बाद क्या पाया जाएगा? काटिली झाड़ियों वाला, कटिल झाड़ी नहीं, ये क्या मतलब शंकु आकार बन पाया जाएगा। और बाद में क्या पाया जाएगा भाई? कवक का ये सब पाया जाएगा ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेंगे। लेकिन उतना डीप में नहीं, ये बात बता रही है कि उसे सब कुछ याद है, जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ रही है वो, तो उसमें क्या हो रहा है? प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलते रूपों को देखकर कितने हैरान हो रही थी। कौन? सलीमा। गिरिपाद में, गिरिपाद क्या होता है? गिरि मतलब पर्वत होता है, गिरिपाद। गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब निचला हिस्सा। तो पर्वत के निचले जो ये निचला हिस्सा होता है उसे गिरिपाद क्षेत्र बोला जाता है। सिंपल सा बात है। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गिरिपाद मतलब यहाँ जैसे जैसे चढ़ रही थी ना, साल एवं शीशम का जो पेड़ दिखता था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। ऐसा पेड़ नहीं दिख रहा है, वनस्पति चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है वही बाद में बताएगा, बड़ी बहुत सुंदर से यहाँ बताया गया है। घने धीरे धीरे वो दृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे हैं। मतलब क्या हो गया? ये सागवान, शीशम, ये सब का वृक्ष, साल का वृक्ष, ये सब विलुप्त हो गया धीरे धीरे गिरिपाद क्षेत्र से जैसे जैसे ऊपर चढ़े। और कैसा दिखने लगा वृक्ष भाई? शंक्वाकार वृक्ष दिखने लगा ना। तो ये सब हो रहा था और वो देख रही है कौन? सलीमा। उसे अचरज लग रहा था। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। जब पूछी किसी से, बस से गई होगी या कार से गई होगी, तो पूछे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये वृक्ष आखिर है कौन? तो वो पूछा गया क्या ये जो वृक्ष है शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। लंबे वृक्ष पे खिले लाल लाल फूल खिला हुआ था, उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। एक होता है वनस्पति शंकुधार वृक्ष में, तो वही वनस्पति के फूल लाल लाल थे ना जी। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। समझ में आया? ये शंकुआकार वृक्ष जो मिला, उसके बाद जैसे और ऊपर गए रोहतांग दर्रा के पास ना, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा रोहतांग दर्रा कहाँ है? जम्मू में या कश्मीर में या लद्दाख में या फिर जम्मू में या फिर हिमाचल प्रदेश में? यही तीनों तुम बता दीजिएगा, समझे? जो रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा जैसे जैसे पहुंची है वहां पे, तो गाछ भी विलुप्त होता गया और छोटा छोटा घास एवं कुछ काई जैसा चीज दिखेगा। कुछ स्थान बर्फ से ढकी थी, समझे? तापमान में और गिरावट हो गया होगा, इसलिए वनस्पति उग पाएगा। यही तो वो वृक्ष है, रोडोडेंड्रॉन ना। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि
स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। सलमा जो ये बात बताई ना, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति, ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं क्या है भाई, एक दूसरे से संबंधित है। तब अगर एक दूसरे से संबंधित नहीं होता तो चेंज ना होता जी, चेंज ही नहीं होता। वहां पे गेहूं लगाना है तो गेहूं लगा देते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि तापमान, ऊंचाई, ये सब कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, समझे। इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए नहीं ऐसा हो सकता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी जलवायु में भी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि तापमान में गिरावट होती है तो जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियां भी चेंज हो जाएगी। तापमान गिरेगा या तापमान में बदलाव होगा तब वर्षा की मात्रा भी बदलेगी, सूर्याताप भी बदलेगा, सूर्याताप बदलेगा तो जलवायु बदलेगा, जलवायु बदलेगा तो वनस्पति बदलेगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लिंकअप है। इसलिए प्रॉपर जगह पे धान लगाया जाता है और प्रॉपर जगह पे गेहूं, समझे। अब बोलिएगा जाके समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में धान लगाएंगे तो होगा ही नहीं, कम होगा, समझे। लगा तो कुछ भी सकते हैं लेकिन कम पैदावार होगा। अब चाय की खेती पर्वतीय ढलानों पे होती है, मिट्टी चाहिए अम्लीय, लेकिन आप बिहार के गंगा मैदान में आके चाय को लगाएंगे तो उससे कोई मतलब बनता है? शायद लग जाए वृक्ष, चाय का बगान लगेगा, लेकिन पैदावार में तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा भाई? तो नुकसान ही हो गया ना। इससे ज्यादा आप कमा सकते हैं गेहूं लगा के, तो क्यों लगाएंगे चाय ना, इसलिए बात है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। जो वनस्पति की वृद्धि होती है, कहीं पर ज्यादा वनस्पति, ज्यादा मतलब ज्यादा घना जंगल, कहीं कुछ कम घना जंगल या कुछ भी वनस्पति नहीं होती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन निभाता है? तापमान के साथ साथ नमी। वहां तापमान है, पानी कितना है, मॉइस्चराइजर, नमी कितना है मिट्टी में, उसके हिसाब से ना होगा जी। तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है ये वनस्पति, समझे। ज्यादा वर्षा होगा, ज्यादा घना जंगल। इसलिए आप देखेंगे मानसून के समय, अभी आजकल का मौसम जो है सितंबर महीना है, ये आज 19 सितंबर है शायद, हाँ 19 सितंबर है। 19 सितंबर लगभग 15 सितंबर तक मानसून बाहर जाने लगती है, लगभग 12 से चली जाती है, लेकिन बारिश अभी हो रहा है बिहार में, तो ये मानसून के बाद का काल है। मानसून लगभग मानसून कह सकते हैं ये काल है। तो इस समय देखिएगा सगरों जंगल है, सगरों घास भरा पूरा हरा भरा दिखेगा। अभी की बार ज्यादा मानसून सक्रिय नहीं रहा, थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन अगर मानसून सक्रिय रहता तो क्या होता, स्थिति और दूसरा होता, पूरा घना दिखेगा। और जैसे जैसे खत्म होते जाएगा नमी की मात्रा, तापमान में गिरावट होगी, ठंडी दिन में देखेंगे वनस्पति आपको नहीं दिखेगा, अभी अजीब अजीब घास दिखेगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि तापमान और नमी पे निर्भर करती है वनस्पति। ज्यादा तापमान, ज्यादा नमी, वर्षा वन हो जाएगा। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारणों पर भी निर्भर करती है। ढलान कैसा है, मिट्टी की मोटाई कितना है, सब पे निर्भर करती है क्या? वनस्पति, समझे। अब पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी ज्यादा है ये नहीं है, तो वहां पे आप कैक्टस का वृक्ष लगा देंगे, कैक्टस पौधा लगाएंगे, नागफनी लगाएंगे, तो वो सब का जड़ तो बहुत नीचे चला जाता है पानी की तलाश में, तो बताइए दिक्कत तो होगा ना, लगवे नहीं करेगा ढंग से ना। तो ये सब बात है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। एकदम सही बात है कि ये जो अंतर का कारण है वो प्राकृतिक वनस्पति सघनता एवं प्रकार का भी अंतर होता है। कैसे भाई? आप जैसे जैसे उस ये जो ग्लोब है, मान लीजिए ये क्या है, विषुवत रेखा है, इस जगह घना घना जंगल आपको मिलेगा, चाहे अमेजन जंगल ले लीजिए, कांगो जंगल ले लीजिए, या फिर अंडमान निकोबार सुंडालैंड वाला क्षेत्र का ले लीजिए, या इंडोनेशिया का, या केरल में स्थित साइलेंट वैली ले लीजिए। ये सब जगह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग वर्षा बन पाया जाएगा, क्योंकि
सघन बारिश है ना, यहाँ बारिश ज्यादा है, तापमान भी मैक्सिमम रहता है सालों भर, गर्मी के समय रहेगा तो क्या होगा भाई, गर्मी के समय रहेगा, तापमान भी ज्यादा, वर्षा भी ज्यादा, तो होगा क्या, वर्षा, आइए क्या ना, वनस्पति ज्यादा होगा, समझे, जैव विविधता अधिक पाया जाएगा। जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वनस्पति भी कम होते जाएगा, समझे, क्योंकि तापमान में गिरावट, ऊर्जा मिल ही नहीं रहा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है ना कोई भी जीव, तो हो रहा है क्या, सूर्य से ऊर्जा मिल ही नहीं रहा है, किसको भाई, ध्रुव पे जाके किसी भी जीव को, वनस्पति एवं पादप दोनों आ जाएगा उसमें। जब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बहुत कम मिल रहा है तो कम पाया जाएगा, जहां अधिक तो वहां अधिक घना जंगल मिलेगा, सिंपल सा बात है, ये सब तो इतना इजी है। को नंबर को समझते हैं, को नंबर क्या है भाई, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है, वन किसे कहते हैं ये समझते हैं, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, इन उसे क्या कहते हैं, वन कहते हैं। जो वृक्ष कोई भी वृक्ष जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान मतलब टेम्परेचर उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारणों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जहां पे उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वहां पे सघन वन होगा, मतलब घना वन होगा, यही बात बता रहा है, जिसे वर्षा वन कहेंगे या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहेंगे, समझे। ख नंबर क्या है भाई, घास स्थल किसे कहते हैं, जो मध्यम वर्षा मतलब थोड़ा बहुत वर्षा, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, घास स्थल कहते हैं। अब घास स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, समझे, घास स्थल वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश अधिक, तापमान अधिक, सूर्यताप अधिक तो ऊर्जा अधिक, जिसके कारण सदाबहार वन। यहाँ पे कांटेदारी झाड़ियों को समझते हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। कांटेदार झाड़ झाड़ियों वाले वृक्ष जैसे कौन सा हो गया, खजूर, खेजड़ी, बबूल, नागफनी, और कौन सा हो गया भाई, एलोवेरा, ये सब जो है झाड़ियां, ये सब झाड़ियां जो है कटीली झाड़ियां है, ये अपना पत्ता को अपने कांटे रूप में तब्दील कर लिया है। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे बारिश कम है ना, तापमान अधिक है ना, गर्मी वाले क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में तापमान अधिक के साथ साथ बारिश नहीं है ना, बारिश नहीं होगा तो पौधा से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाएगा, पौधा तो मर जाएगा ना जी, पौधा से भी नमी चूसेगा सूर्य। अब पौधा से नमी चूसने का एक मार्ग है पत्ता, अब पत्ता न रहेगा गाछ में, ना नमी चूसेगा सूर्य, तो पत्ता किसमें तब्दील हो गया है भाई, कांटा में तब्दील हो गया। तो आज जो कटीली झाड़ियों वाले वनस्पति में देखते हैं कि वो कांटा क्या है, तो वो कांटा पहले पत्ता हुआ करता था। कब सर, जब धरती बना होगा तब। कटीली झाड़ियां डायरेक्ट कटीली झाड़ियां नहीं बन चुकी है, वो डार्विन का उत्परिवर्तन सिद्धांत सब समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कांटा कैसे हुआ है, उस गाछ में पत्ता से कांटा बन गया, और आपको आपके शरीर में अपेंडिक्स कैसे अवशेषी अंग हो गया, और जिराफ का गर्दन लंबा क्यों हो गया। आपको डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत समझना होगा, वो बाद में समझेंगे, अभी यहाँ फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। यह जो अनुभव उस समय से हवाबाजी कर रही थी सलीमा, तो अनुभव किसे बता रही है, यह हवाबाजी पिताजी के साथ कर रही है सलीमा। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे, उसके पिताजी विश्व के सभी स्थान पर घूम चुके थे, एडवेंचर वाला आदमी होंगे, सभी जगह जाते होंगे, समझे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। अगर जो ज्यादा देश घूमा है, पृथ्वी के अलग अलग जगह पे गया है, सभी जगह का क्या बात बताया, ये भागों में जाए, महाद्वीपों के विभिन्न भागों में जो गया था, वो विविध प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है वो व्यक्ति सलीमा को बताया। सिंपल सा बात है। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां
आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। मतलब यहाँ समझे, यहाँ पे 3 बात है कहाँ पे लिखने योग्य, नोट्स में लिखने योग्य। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन, तो आपको कभी पूछे शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्रुवीय प्रदेशों में। सर हिमालय तो ध्रुव नहीं है, ध्रुव जैसा ठंडा तो है, भले वो शीतोष्ण कटिबंध में हिमालय पड़ता है, लेकिन ऊंचाई तो ज्यादा है ना, ऊंचाई अधिक है तो तापमान कम, और ध्रुवीय जैसा माहौल बना लिया, ठंडा, बर्फबारी होगा, बर्फ की चादर ढकी हुई है, तो ये सब समझते हैं। तो उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वृक्ष कैसे बना है बताते हैं। अब मान लीजिए ये आम का पेड़ जैसा गाछ रहेगा, अगर आप पे क्या गिरेगा, बर्फबारी गिरे, बर्फ होगा, बर्फ जमेगा पत्ता पे तो सब टूट नहीं जाएगा गाछ जी, इसलिए गाछ बदल चुका। डार्विन के उत्परिवर्तन के सिद्धांत में भी समझेंगे, गाछ अपना रूपे रंग बदल दिया। कैसा बदल दिया सर, ये गोलका गाछ बन गया, ये ऐसे बना। अब बताइए इस पे बर्फ गिरेगा या कुछ गिरे, ये गछवा पे तो कुछ होगा, बर्फ गिरेगा तुरंत पिघल जाएगा, ऐसे पत्ता होता है। अशोक का वृक्ष, बेलों का, ये सब वृक्ष जो है ऐसे पत्ता गिरा रहता, पत्ते अब इस पर बर्फ टिकबे नहीं करेगा, बर्फ नहीं टिकेगा, पत्ता बना रहेगा सालों भर। सिंपल सा बात है, समझे। तो उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। और क्या है भाई, हाँ, उपध्रुवीय प्रदेशों में कांटे शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां, रेगिस्तान जहाँ पे भी है जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल, वहां पे कैसा झाड़ी, कांटेदार झाड़ियां। आंध्र प्रदेश जहाँ पे गीला है, नम भूमि है, आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। मतलब आंध्र प्रदेश कहाँ पे, केरल का साइलेंट वैली, पूरा पश्चिमी घाट पर्वत, ये सब क्षेत्र में कैसा दृढ़ उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वन पाए जाएंगे। अन्य जानकारी दी। सलीमा समझ गए कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। सलीमा समझ गई कि हिमालय क्षेत्र में वही वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जिस प्रकार वनस्पति का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार यहाँ पे हिमालय है। इस हिमालय क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे तो यहाँ से जिस प्रकार यहाँ पे बदलाव हुआ है, यहाँ जाते जाते वही बदलाव हुआ है ऊंचाई पे। गिरिपाद क्षेत्र में कुछ और ऊंचाई जाएंगे, और कुछ और ऊंचाई जाएंगे कुछ और। समझ में यह बात आया, क्योंकि तापमान गिरा है, जैसे सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पे, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे दोनों गोलार्ध में, इधर भी यहाँ तक जाने में 0 से भी नीचे चला जाएगा, उसी प्रकार तो हिमालय में भी ऊंचाई पे चढ़ने पर 0 से भी नीचे चला जाएगा, तब ना ऊपर में बर्फ है। वो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। प्राकृतिक, इसे समझते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ये जो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव हुआ है ना, कैसे हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है, जलवायु का बदलाव है। अगर जलवायु नहीं बदलता प्राकृतिक वनस्पतियां क्यों बदलती, प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं बदलती। जलवायु में जल और वायु है, मतलब हवा में कितना नमी है, हवा में कितना पानी है, वही बात है जलवायु, समझे। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं, आगे समझेंगे कि कौन कौन सा विश्व में जंगल है, वहां पे कौन कौन सा जीव पाया जाता है, इसे समझेंगे, इसे समझेंगे। वीडियो भी काफी लंबा चला गया, अभी छोटा छोटा वीडियो देंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए हम छोटा छोटा सोचते हैं। विद्यार्थी के पास डाटा नहीं बचता होगा शायद, इसलिए 15-20 मिनट का वीडियो में अगला टॉपिक में 1 से समझेंगे। सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट डे समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।